बॉम्बे शहर में एक लड़का ऑटो चलाता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश अपने ऑटो में बैठकर अपने पिछले समय की बातों को याद करता है। राकेश की शादी 4 साल पहले हो जाती है। राकेश अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर बॉम्बे शहर में आ जाता है। राकेश बड़े बड़े सपने देखता है और राकेश बड़े अच्छे अच्छे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण एक अमीर परिवार की तरह करना चाहता है। राकेश को इन 4 सालों में ज़िंदगी जीने का मतलब पता चल गया था कि ज़िंदगी जीने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और हर रोज़ नया काम करना पड़ता है। राकेश इसी जद्दोजहद में लगा हुआ होता है। राकेश पहले तो इधर किधर छोटी मजदूरी करके अपने पास थोड़ी सी जमा पूंजी कर लेता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पूरे ही जेवर बेचकर एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लेता है, जिस ऑटो को चलाकर वो अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। इन 4 सालों में राकेश के यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी आ जाता है जिसकी परवरिश करने की चिंता राकेश को काफ़ी हो जाती है। जिन सपनों को लेकर राकेश अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे शहर में आया था, अब वो उसे पूरे होने नज़र नहीं आते हैं। अब उसे वो सपने टूटते हुए नज़र आने लगते हैं कि अब ये मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। वो ऐसे सोचने लगता है और जो इस समय की जो हालत राकेश के परिवार की थी, वो अपने परिवार की हालत के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। राकेश की पत्नी का नाम रेखा होता है। एक दिन शाम के समय बहुत ज़ोरों से बरसात होने लगती है तो रेखा की चिंता और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी ऑटो की जितनी भी जो कमाई होती थी, उसी कमाई ऑटो की कमाई से उनके घर परिवार का जो चूल्हा है वो चलता था। पूरी रात बरसात होती है तो जैसे ही अगली सुबह होती है तो बरसात रुकने का नाम नहीं लेती है। जैसे ही राकेश अपने ऑटो बाहर ले जाने के लिए निकालता है तो वो पीछे से रेखा कहती है कि आज आप ऑटो ना ही ले जाएं तो अच्छा है, इतनी तेज़ बरसात हो रही है और कोई भी सवारी आज आपके ऑटो में नहीं बैठेगी। लेकिन राकेश कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई तो मेरी ऑटो में सवारी ज़रूर बैठेगी। और यदि मैं ऑटो नहीं लेके जाऊँगा तो हमारे घर का जो चूल्हा है वो कैसे चलेगा। लेकिन बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। राकेश अपनी ऑटो को निकाल कर और अपना सवारी ढोने के लिए जैसे ही चल देता है तो एक रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर जाकर अपने ऑटो को खड़ा कर देता है, लेकिन कोई भी सवारी आज नज़र नहीं आ रही कि बरसात बहुत तेज़ थी और कोई भी सवारी आज उसकी ऑटो में नहीं बैठ रही थी। और राकेश को उस चौराहे पर खड़े खड़े 3 घंटे हो गए थे। तभी एक महिला दौड़कर आती है और राकेश के ऑटो में बैठ जाती है और राकेश को वो एक एड्रेस देती है कि भैया जल्दी से जल्दी आप चलिए और मुझे तुरंत ही और कम समय में इस एड्रेस पर पहुंचना है। और राकेश उस एड्रेस को देखकर उस महिला से कहता है कि मैं आपको इस एड्रेस पे नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि जो उधर का जो एरिया है वहाँ पर पानी काफ़ी भरता है और मेरा ऑटो वैसे भी पुराना है, बीच में ख़राब हो जाएगा तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो महिला राकेश की काफ़ी मिन्नत करती है कि भैया जैसे तैसे हो, जैसे भी हो आप मुझे इस एड्रेस पर ज़रूर पहुंचा दीजिए। लेकिन जैसे ही राकेश उस महिला की तरफ देखता है तो वो उसको मना नहीं कर पाता है और अपने ऑटो को आगे बढ़ा लेता है, पते पर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जाता है तो वह उस रास्ते पर गड्ढे गहरे हो जाने से राकेश का जो ऑटो है वो बंद हो जाता है। तो जैसे ही राकेश का ऑटो बंद हो जाता है, वो महिला राकेश से कहती क्या बात है भैया, क्या ऑटो ख़राब हो गया है। तो राकेश उस महिला से कहता है कि बहन जी मैंने आपको पहले ही बोला था कि उस रास्ते पर पानी काफ़ी भरा हुआ है तो मेरा जो ऑटो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो महिला कहती है भैया कैसे न करके आप कोशिश करिए और आप मुझे, बरसात भी काफ़ी हो रही है और मुझे इस एड्रेस पे हर हालत में पहुंचना है, आपके मैं पैर पड़ती हूँ, आप कोशिश करिए। लेकिन जैसे ही राकेश दोबारा से ऑटो स्टार्ट करता है, ऑटो स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी दूर फिर चलता है तो ऑटो में ऊपर तक पानी भर जाता है और
ऑटो का जो पहिया है वो एकदम गड्ढे में चला जाता है और राकेश का जो ऑटो है वो एकदम ख़राब हो जाता है। लेकिन अब तो वो महिला बिल्कुल मायूस हो जाती है। 1 किलोमीटर का दायरा और बच गया था जहाँ उसे उस एड्रेस पर पहुँचना था। जैसे ही राकेश का ऑटो ख़राब हो जाता है तो वो महिला अपने किराए के लिए जैसे ही अपने बैग को ढूंढती है तो वो बैग, जैसे ही बैग उसको नहीं मिलता है तो वो एकदम से मायूस से चुपचाप बैठ जाती है। राकेश उस महिला को कहता है कि बहन जी आप कैसे चुपचाप बैठ गई हो। तब वो महिला कहती है कि भैया मेरे पास किराया नहीं है, हो सकता है मेरा जो बैग है वो गाड़ी में ही छूट गया है और मुझे अपना एड्रेस एक पर्ची पर लिख कर दे दीजिए, मैं आपका जो किराया है मैं उस एड्रेस पर पहुंचा दूंगी, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही राकेश किराए का जो किराए के लिए मना सुनता है तो वो एकदम बिल्कुल चुपचाप सा हो जाता है, क्योंकि उधर तो उसका जो ऑटो है वो ख़राब हो गया और शाम का जितनी भी ऑटो की आमदनी हुआ करती है उसी से उनका जो चूल्हा है वो चला करता है। मैडम को कुछ नहीं कह पाता है और वो उसको अपना एड्रेस लिखकर मैडम को दे देता है। उतरकर अपने एड्रेस के लिए जल्दी जल्दी चल देती है जहाँ उसे बहुत ही जल्दी में पहुंचना होता है। राकेश को भी लगता है कि ये इस हालात में है कि इनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, वो उसके चेहरे को पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ऑटो ख़राब हो जाता है और उसके ऑटो में पानी भी काफ़ी ऊपर जो पायदान है वहाँ तक भर जाता है। राकेश अपने जो दोस्त हैं जो ऑटो चलाते हैं उनको फ़ोन करके बुलाता है कि मेरा फला जगह पर मेरा ऑटो ख़राब हो गया है और ज़रा मेरे पानी में खड़ा है और मेरा ऑटो आकर निकलवा दीजिए। राकेश के दोस्त तो राकेश के पास आ जाते हैं और उसके ऑटो को पानी से बाहर निकलवा कर एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं और जैसे ही मैकेनिक उसके ऑटो को चेक करता है तो राकेश को बताता है कि तुम्हारे ऑटो को ठीक होने में कम से कम खर्चा 5,000 रुपये तक का आएगा। जैसे ही राकेश खर्चे को सुनता है तो वो एकदम से उसके पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है कि इतने तो मैंने कमाई भी नहीं है और मैडम ने मुझे किराया भी नहीं दिया है और मेरे जो ऑटो का खर्चा है इतना काफ़ी आ गया है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता तो उसे ऑटो भी ठीक करवाना होता है। वो मैकेनिक के यहाँ ऑटो को छोड़ देता है और शाम को अपने घर पहुँचता है। जैसे ही राकेश की पत्नी रेखा ऑटो कहाँ पे है तो राकेश पूरे दिन की जो घटना है, पूरे दिन की जो कहानी है अपनी पत्नी को बताता है कि जो एक मैडम मेरे उसमें ऑटो में बैठ गई थी और उसको कहीं जल्दी में जाना था लेकिन वो लग रही थी तो उसका जो पर्स है वो भी गाड़ी में छूट गया था और इसलिए उसने कहा है कि मुझे अपना एड्रेस लिख कर दे दीजिए और मैं जो आपका जो किराया है मैं आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगी। लेकिन जैसे ही राकेश की बातें उसकी पत्नी सुनती है तो वो एकदम उसको गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है कि तुम भी तो उसका एड्रेस ले सकते थे, यदि वो हमें कहीं ना मिले और वो हमारे जो किराया है वो हमें ना दे कर जाए और तो हम उसके घर जाकर उसके एड्रेस पर जाकर हम उससे अपना किराया लेकर आते थे, तो तुम्हें तो वो चूना लगा गई है, तुम्हें तो वो बेवकूफ़ बना गई है और तुम बेवकूफ़ बन गए हो। तब राकेश कहता है कि उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारा किराया नहीं देगी, तो वो मुझे लग रहा था कि कहीं जल्दी में उसको जाना है और वो किसी परेशानी में भी लग रही थी। वो ऐसी लेडीज़ नहीं लग रही थी, वो हमारा किराया ज़रूर देकर जाएगी, वो उसके स्वभाव से ऐसा लग रहा था। लेकिन राकेश उस मैडम की बुराई बिल्कुल भी अपनी पत्नी के सामने नहीं करता है। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है खाना खाकर सभी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं, लेकिन राकेश पूरी रात उस मैडम के बारे में सोचने लगता है कि कहीं वो मैडम झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं वो मुझे चूना तो लगा के नहीं चली गई, कभी वो हमारा किराया ना दे के जाए और काश मैं भी उससे अपना जो उसका एड्रेस ले लेता और निकलते बढ़ते मैं अपना जो मेरा किराया है उसके घर से मैं ले आता। लेकिन राकेश पूरी रात सो नहीं पाता है और बार बार उसी मैडम के बारे में सोचने लगता है और पूरी रात इन्हीं बातों में निकल जाती है। इस बात को 15 दिन हो जाते हैं।
लेकिन बीच बीच में जो राकेश की पत्नी है वो राकेश को काफ़ी ताना देती हैं कि एक जो महिला है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना गई है, तुम रोज़ ही ऐसे बेवकूफ़ बनते रहोगे और तुम उससे उसका एड्रेस नहीं ले पाए। काश ये हमारी जो मजबूरी है, हम उससे आप उसके घर जाकर उससे अपना किराया लेके आते। वो उसको काफ़ी डांटती और काफ़ी अच्छा बुरा भी बोलती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और 15वां दिन जैसे ही आता है, सुबह का समय होता है, राकेश अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है और अपना जो उसका ऑटो है वो मैकेनिक के यहाँ पड़ा है। उसके पास पैसों का इतना बंदोबस्त नहीं होता है। तो सुबह सुबह जैसे सुबह का समय होता है और सुबह एक नया चमचमाता हुआ ऑटो उसकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, उसके दरवाजे के बाहर उसे खड़ा हुआ नज़र आता है। जैसे ही राकेश उस ऑटो को देखता है और वो मन ही मन सोचता है, काश ऐसा नया ऑटो मेरे पास होता। लेकिन जैसे ही वो ऑटो में जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो राकेश को अपनी तरफ बुलाता है और राकेश से कहता है कि राकेश को उस पर्ची को दिखाता है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। राकेश जैसे उस पर्ची को देखता है तो वो अपनी पर्ची को समझ जाता है कि ये पर्ची तो मैंने उस मैडम को दी थी, ये तो मेरा एड्रेस है, ये तो वही पर्ची है। तो वो एकदम मन ही मन सोचने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ क्यों आया है। राकेश जो व्यक्ति ऑटो में बैठा हुआ होता है वो राकेश से कहता है कि ये ऑटो की आप चाबी लो, ये ऑटो आपका है और आप कल इस ऑफिस के एड्रेस पे अपने जो आईडी कार्ड हैं वो लेकर वहाँ पहुँच जाना, ताकि आप जो ये ऑटो का जो लाइसेंस है, ऑटो के जो कागज़ हैं आप वो बनवा सकें। कल आप इस एड्रेस पे ज़रूर पहुँच जाना। जैसे ही अगला दिन होता है, राकेश और उसकी पत्नी उस एड्रेस पर उस कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो कंपनी बहुत बड़ी होती है। जैसे ही दोनों मियाँ बीवी उस कंपनी पे पहुंचते हैं और जैसे ही वो मेन गेट के ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ का जो गार्ड होता है वो उन दोनों से उनका नाम पूछता है और उनकी आईडी चेक करता है। तो वो जैसे ही आईडी चेक करता है और उनको अंदर जाने के लिए कहता है कि अंदर मैडम बैठी हुई आपका इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही राकेश और उसकी पत्नी ऑफिस के अंदर जाते हैं और जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ मैडम को बैठा हुआ देखते हैं। पहले तो मैडम राकेश को देखकर एकदम खड़ी हो जाती हैं और उसको अंदर आने के लिए कहती हैं। सबसे पहले वो उनको चेयर पर बैठाती है और उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाती है, चाय पानी पिलाती है और उनको दोनों को अपने ऑफिस में बैठाती है। और फिर उसके बाद चाय पानी पीने के बाद वो मैडम राकेश से कहती है कि भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। उस दिन यदि इतनी बरसात हो रही थी, यदि आप मुझे अपने ऑटो में नहीं बैठाते, आप अपनी ऑटो लेकर मुझे समय पर उस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाते, तो मैं अपने पापा के अंतिम दर्शन नहीं कर पाती। और आप ऑटो में मुझसे बार बार पूछ रहे थे मैडम आपको कहाँ जाना है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो मैं आपकी बात का उस वक़्त कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे जो दिमाग में थे बहुत सारी बातें चल रही थी, मैं काफ़ी परेशान थी। और उस समय मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरे पापा लास्ट जो हैं वो लास्ट स्टेज पर थे और लास्ट में सांसें मेरे पापा की लास्ट सांसें चल रही थी। और जैसे ही मैं अस्पताल में पहुंचती हूं तो 10 मिनट के बाद जो मेरे पापा हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और आपने मेरी जो हेल्प की। और लेकिन जैसे ही राकेश उस मैडम की तरफ देखते हैं और वो उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं कि ये राकेश की जो पत्नी है वो खड़ी होती हैं, तो वो उस मैडम के बारे में इतना गाली गलौज कर रही थी, उसके बारे में इतनी बद्दुआ दे रही थी, लेकिन वो उस मैडम को देखकर मन ही मन अपने अंदर पछतावा करती हैं कि ये मैडम इतनी दयावान है, ये मैडम इतनी अच्छी हैं और मैं इनके प्रति जो कितना गलत सोच रही थी। लेकिन उसके बाद मैडम 15,000 रुपये लाकर उसके बाद मैडम अपने काउंटर पे जाती है और 15,000 रुपये लाकर शेखर के आगे टेबल पे रख देती है और जो ऑटो की चाबी है वो भी रख देती है।
और राकेश से कहती है कि जो तुम्हारा ऑटो ख़राब हो गया था और लगता है कि जो लगभग जो खर्चा आएगा ऑटो में ये 15,000 के आसपास आएगा और आप अपने जो इन पैसों को ले जाइए और अपने ऑटो को ठीक करवा लीजिए। राकेश उसमें से 5,000 रुपये उठा लेते हैं और बाकी अपना वहीं छोड़ देते और कहते हैं कि मैडम मेरे जो ऑटो का जो खर्चा है और ये मेरे ऑटो में 5,000 रुपये का खर्चा आया है, बाकी मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता और 5,000 ही रुपये मैं राकेश उनमें से 5,000 रुपये उठा लेता है और कहता है कि मैडम मेरे ऑटो का जो खर्चा आया है वो 5,000 रुपये का आया है, इससे ज़्यादा मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। तब मैडम राकेश से कहती है कि मुझे पता है तुम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितना संघर्ष करते हो और तुमने मेरी काफ़ी मदद की है और मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। क्या बहन का दिया हुआ जो तोहफ़ा है क्या वो इसे आप मंजूर नहीं करेंगे? और हम एक बिजनेसमैन आदमी हैं, मेरे पति इतना पैसा कमा लेते हैं कि जितनी तुम्हारे ऑटो की जो कीमत है उतना पैसा हम एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन तुम अपने परिवार का जो पालन पोषण करने के लिए कितना संघर्ष करते हो, आप इन पैसों को ले लीजिए। एक बहन की तरफ से जो तोहफ़ा है उसे आप मंजूर कर लीजिए। और जो नया ऑटो है वो राकेश को दे देती है। राकेश उस नया ऑटो और पैसे को लेकर अपने घर चले जाते हैं और वो बड़ी शान से अपना जो है ऑटो, दोनों ही ऑटो को बड़ी शान से राकेश चलाते हैं और अपने परिवार का गुजारा वो बहुत हंसी खुशी और बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब उनके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो जाती है। अब उनके पास, राकेश के पास अब 2 ऑटो हो गए हैं और वो अपने परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बेटे का जो एडमिशन है मैडम एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है और उसके पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है उसको भी मैडम उठाती है। राकेश दोनों ऑटो को लेकर अपनी पत्नी रेखा के साथ अपने घर आ जाता है और वो अच्छी तरह से और हंसी खुशी अपने परिवार का गुजारा बहुत अच्छी तरीके से कर लिया करता है। और वो मैडम से कहता है कि मैडम यदि ज़िंदगी में आपको किसी भी तरह की मेरे से मदद चाहिए तो आप बेधड़क होकर मुझसे कह सकती हैं। और इतना कहकर दोनों ऑटो को लेकर राकेश अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ जाता है और अपने परिवार का गुजारा बड़ी हंसी खुशी से किया करता है और बड़ी आसान से दोनों ऑटो को राकेश चलाया करता है। दोस्तों ये कहानी थी एक लड़के की जो काफ़ी उम्मीद लेकर दूसरे शहर में आता है और ज़िंदगी ने उसको कितने कैसे कैसे रंग दिखाए और एक सपना उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि एक झटके में ही उसकी ज़िंदगी को बदल दिया और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप उस मैडम के बारे में और क्या कहना चाहोगे राकेश के बारे में और क्या कहना चाहोगे उसकी पत्नी के बारे में? हमारा इन ऐसी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है और हम यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप मेरी हेल्प और मेरी मदद ऐसे ही करते रहना और वीडियो को पूरा देखना। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस तरह की कहानी सुनाने का हमारा जो उद्देश्य है किसी को परेशान करने का नहीं है। हम इस तरह की जो कहानी आपके सामने लेकर आते हैं ताकि इनसे आप कुछ शिक्षा ले सको, कुछ सीख सको और अपने यार दोस्तों को भी इनके बारे में जो ज्ञान है वो दे सको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। फिर मिलते हैं।